So yes, hello guys, good evening. Welcome back to Mardarshan by ITN. So guys, today it's our electrical engineering interview guidance session with Mr. Prince, who has given multiple interviews of BARC, HPCL. He was earlier in IIT Gandhinagar. He was currently pursuing MTech in IIT Gandhinagar. Then he dropped IIT Gandhinagar and prepared for PSUs. He cracked multiple PSUs, and then later on he moved to IIT Kanpur. From IIT Kanpur, he grabbed a very big placement in a very big company, Intel, with a very good package. Okay. So today I called him. He used to guide a year back to electrical engineering students, but due to time constraint, he was not there with us. But today again, he is going to guide each and every students of BARC and HPCL students. So over to you, Prince sir, and let's utilize the time and please guide the students of Mardarshan. Okay, let's. Uh, so hello everyone. So first of all, I want to say that it's really nice. So now I want to simply tell that देखो basically आपको पता होगा HPCL का जो दे रहे हैं और जो बार कर दे रहे हैं दोनों में डिफरेंस बेसिक इतना ही है कि जो आपका जो टेक्निकल का जो क्वेश्चन लेवल होता है वो उसमें डिफरेंस आता है बेसिक। तो जो जैसे मैंने HPCL का भी दिया है OSCL का दिया है NTPC तो डायरेक्ट लेता है, बट जो PSUs हैं जो आपकी इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें बेसिकली आपको सिर्फ जज किया जाता है कि आप उस पॉइंट पे आप कैसे बिहेव कर पा रहे हो, मतलब उस पॉइंट पे आपकी थिंकिंग स्किल्स क्या है, वहां पे आपको कंफर्टेबल किया जाता है। ठीक है। बट बाद में ये सीन नहीं रहता, बाद में पता है क्या किया जाता है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खेला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो स्टार्टिंग में आपको एक टॉपिक पकड़ाएंगे कि आप एक बार एक काम करो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, वो आपको सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उस सब्जेक्ट में आपको इन डेप्थ में जाएंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपसे पूछा हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में घुस जाएंगे कि हाँ इस हार्मोनिक्स से अगर ये डिफरेंस हो रहे तो आप इसे कैसे रिजोल्व करोगे। अगर आपने उसमें कुछ बोला और अगर आप गलत हो तो एचपीसीएल में क्या होता है, आप करेक्ट किया जाता है, बाद में नहीं किया जाएगा। बाद में उसी में आपको और लूप में फंसाया जाएगा कि आप उस मोमेंट पे स्ट्रेस्ड आउट हो और बाद में कैसा आप बिहेव करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो बेसिकली हम ये देखते हैं आज कि कौन से टॉपिक्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आप स्किप कर सकते हो। जैसे बेसिकली हम इंजीनियर्स, तो हमारे क्या होता है कि जो भी हमारी रेफरेंस बुक होती है उसकी एक हम समरी बनाते हैं और उसकी एक छोटी समरी बनाते हैं। तो जो रेफरेंस बुक की समरी है वो तो ये मार्गदर्शन वाला आपको दे देंगे, हम उसकी भी छोटी समरी है कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमें देखने हैं, उसके बारे में करेंगे। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी चाहे एचपीसीएल हो एससीएल हो या दूसरे बार के भी इंटरव्यूज हो, इन सब में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको अपने कंफर्टेबल के सब्जेक्ट्स देखे जाने हैं। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि तीन सब्जेक्ट जनरली सबके कॉमन होते हैं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स। ठीक है। ये सबके कॉमन होते हैं। बार्क में जाओगे तो आपको पांच पूछे जाते हैं, आपसे लिस्ट मांगी जाएगी कि आप कौन कौन से पांच सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि लेट से एक सब्जेक्ट किया उसमें उनको लगा कि आप ठीक है थोड़ा नर्वस हो रहे हो तो दूसरे में चले जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे, लास्ट में तो पांच, चौथे और पांचवें में चले जाएंगे। सो बेसिकली आपको पांच सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है अगर आप बार्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और मेनली तीन सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है अगर आप पीएसयूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और पीएसयूज में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक तो जब आप अपना आंसर दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी स्किल्स दिखनी चाहिए कि आपने कितने अच्छे से उसे फ्रेम किया है। ठीक है। बात में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बात में आप अपने रॉफुल आंसर दो और टेक्निकलिटी आपकी सही होगी, चल जाएगा। बट उसी जगह पीएसयूज में जब करते हो तो आपको टेक्निकल के साथ आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब वहाँ पे जीडी पीआई ये सब होता है तो उन सब में यही चीजें देखी जाती है। जीडीपी का अगर आपको एक टॉपिक दिया है, ठीक है, तो उस पर आप कैसे अपने आप को फ्रेमवर्क करते हो और कैसे सामने वालों को कन्विंस करते हो। तो बेसिकली क्या करना है कि आपको कोई भी तीन सब्जेक्ट्स पीएसयू के लिए और पांच सब्जेक्ट्स बार के लिए लेके जाने हैं। अब तो बार में जनरली क्या होता है कि जनरली लोग प्रिपेयर करते हैं कि पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, फिर कोई कंट्रोल सिस्टम उठा लेता है, कोई दूसरा पांचवा सब्जेक्ट उठा लेगा। बट जब भी आप उठाओ कोई भी कुछ कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे नेटवर्क एनालिसिस है, नेटवर्क एनालिसिस में या नेटवर्क थियरी में आपको ये ध्यान रखना है कि इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको। उस टाइम पे ये नहीं चलेगा कि आपको केवीएल केसीएल वो सब नहीं पूछते। फिर वहां पे जैसे कंट्रोल सिस्टम है तो आपको पूछेंगे पीआई कंट्रोलर का क्या मीनिंग होता है, पीआई कंट्रोलर और पीडी कंट्रोलर में क्या डिफरेंस आएगा, पीआईडी को हम जनरली क्यों यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम। जैसे आप अगर इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमेशा पीआईडी यूज होता है। तो क्योंकि देखो आप अब पीएसयूज में जा रहे हो तो आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको एक ये इंडस्ट्री लेवल के क्वेश्चन कनेक्ट करवाते हैं कि अगर आप कंट्रोल सिस्टम बोल रहे हो कि ठीक है मुझे कंट्रोल सिस्टम आता है,
तो कहेंगे पीआईडी कंट्रोलर हम जनरली क्यों यूज करते हैं, ना कि पीआई ना पीडी, हम ये दोनों में यूज क्यों नहीं करते, पीआईडी क्यों यूज करते हैं। तो आपके पास सबसे डिफरेंस भी होता है कि हम कब हमें पी यूज करना है, कब हमें पीडी यूज करना है, कब हमें पीआई यूज करना है, कब हमें पीआईडी यूज करना है। ठीक है, तो जनरली आप अगर मास्टर्स भी करते हो तो आप हमेशा जब एक, जैसे मैंने ईवी चार्जिंग पे अपना मास्टर्स किया था, ठीक है, तो उसमें हमें कंट्रोलर डिजाइन करने होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में हमने हमेशा पीआईडी यूज किया होता है। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। साउंड नहीं आ रही है, साउंड का इशू है क्या? साउंड आपका आ तो रहा है साउंड, बट अ, थोड़ा सा आई थिंक सो क्लियर आ रहा है मुझे तो आवाज। अच्छा, यहाँ पे ऐसा किसी ने चैट पे लिखा है अच्छा, लगता है रियलमी नोट 7 वाले कोई इशू है, बाकी साई को आ रहा है। ठीक है। आ रहा है Redmi Note 7, प्लीज यू कैन रिकनेक्ट, ओके। ठीक है। आ रहा है, क्लियर है साउंड। सो बेसिकली ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप देखो, अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसमें कितने पीएसयू वाले कितने बार्क वाले हैं, बट अगर जो भी है वो अपने हिसाब से अपना बाइफर्केशन देख ले कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या रहता है कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो एक एक ही चीज प्रिपेयर करनी है हमेशा, बेसिक्स। वो कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत ही हाई और टफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे या बहुत ही एकदम एडवांस लेवल का जाओगे। फॉर एग्जाम्पल बार्क में, अगर जैसे मेरा बार्क का था, तो बार्क में शुरुआत करते एकदम बेसिक लेवल से, बहुत बेसिक से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज ओम्स लॉ, कोई आंसर दे पाएगा अभी? जो भी कंफर्टेबल, सही गलत का मत सोचो। लेट मी अनम्यूट देम। हम्म। यस, प्लीज एनीबॉडी आंसर। At constant temperature, voltage is directly proportional to current. ठीक है, और कोई? Yeah, the linear relationship between voltage and current at constant ग्रेट, temperature. ग्रेट, और कोई? At constant temperature, density directly proportional to electric field. ओके। सो देखो, जितने भी आंसर्स हैं उसमें कुछ सही कुछ गलत इस तरीके से है। तो बेसिकली अब ओम्स लॉ पता है क्या है? इलेक्ट्रिक का सबसे पहला जो लॉ है, हम इलेक्ट्रिकल में वही पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। अब इसमें Yes, देखो sir. दिक्कत क्या है कि हम जो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट डेंसिटी, ये सब हम चीज एक्सटर्नल लिए। जो मेन लॉ है वो क्या कहता है कि द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये होता है बेसिक ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें जज कर लेना कि हमारे बेसिक्स में कहीं गलती नहीं है ना। तो बेसिक जो है वो पकड़ के चलो, क्योंकि जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, कोई कहेगा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कोई कहेगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, बट बाकी कंडीशन भूल जाते हैं। तो जो भी बोलते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो जो एचपीसीएल, सॉरी, जो पीएसयू वाले हैं, एचपीसीएल वाले, उनके केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसा आंसर देते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो उस केस में आपको पकड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे ओके और एक बार ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो, वो ये कहेंगे। बट जो बार्क वाले हैं उनके केस में पता है क्या होगा? वो कहेंगे अगर ठीक है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इसके आगे क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू के आई, और K इक्वल टू R कर देते हैं, इसलिए V इक्वल टू आई आर। ठीक है, बट ये एकदम गलत है, क्योंकि लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड आई इक्वल टू के वी, और के होता है 1/r। तो ये अपनी प्रॉपर, ये बेसिक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे के इक्वल टू 1/r हो गया। तो जब आपका के इक्वल टू 1/r है, तब जाके आपका आंसर सही है। तो ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जो ये पूछा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि सबसे बेसिक है, इसमें हमें अपना देख लेना कि बेसिक कितना सही है। तो कभी भी किसी पीएसयू या किसी बार के, इसरो, किसी के लिए भी जाओ, बेसिक क्लियर करके जाओ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है बेसिक से, बेसिक पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मैंने आज तक सारे पीएसयू के इंटरव्यूज, बार्क, आईओसीएल और कहते हैं इन सब के इंटरव्यूज, और मैंने प्राइवेट्स में भी इंटरव्यू दिए हैं, तो हर जगह इंटरव्यू में एक ही चीज आपसे मांगी जाती है, बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो आपको दिक्कत आएगी। Redmi Note 7, आपको अगर साउंड का इशू है तो आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप एट द एंड जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी आई थिंक सबको आवाज आ रही है, आपको आई थिंक साउंड का कुछ इशू है। क्लियर है बोलता हूँ। हाँ, साउंड इज क्लियर। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, बेसिक क्लियर ना, बेसिक जैसे अभी हमने सबने देखा कि ओम्स लॉ की सबने अलग अलग डेफिनेशन दी, तो अलग अलग डेफिनेशन देने में कोई गलत बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए आप जो डिलीवर कर रहे हो वो सही है या नहीं है। तो बेसिक सबके क्लियर रखो। अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप जनरली क्या करते हो कि आपके ऊपर है कि आपको कौन से लेके जाने, मतलब हर किसी का अब ये प्रेफरेंस रहता है कि पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन रखते हैं। तो इसमें भी प्रेफरेंसेस मांगी जाती है, पहला कौन सा, मतलब आप सबसे पहले किसको रखना चाहोगे। तो ट्राई करो कि इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को फ्रेम करो। लाइक बार्क, बार्क में आपको किस हिसाब से वैकेंसी आई इलेक्ट्रिकल में, तो बार्क कौन किसके रिलेटेड काम करता है, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस चेंज कर लो। फिर
अगर आप HPCL के लिए जा रहे हो तो आपकी अलग प्रेफरेंस होगी, IOCL के लिए जाओगे तो अलग प्रेफरेंस होगी। तो अपने प्रेफरेंसेस अपने जो जिस भी PSUs के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से जाओ। जनरली मेरा और रहता था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले रहता था, फिर पावर सिस्टम और फिर मशीन, क्योंकि मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि वो मशीन डिजाइन में घुस गए तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मशीन डिजाइन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थंब रूल्स याद रखने पड़ते हैं, तो थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि वो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि अगर मशीन जा रहे हो तो मशीन में भी आपको बेसिकली DC मशीन AC मशीन उसी जोन में रहो, डिजाइन में ना जाओ। ठीक है, अब एक डिफरेंस और कहूंगा बार्क और HPCL वालों के बीच में। HPCL वाले अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, HPCL वाले अपना खुद इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हैं, लाइक कि उनको किस डायरेक्शन में ले जाना है, बट बार्क वाले नहीं कर पाएंगे ये बात, क्योंकि अगर आप HPCL में हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपने आंसर में ही एक ऐसा पॉइंट डाल देते हो जिससे वो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, बट बार्क में वो बहुत सीनियर है, उनको पता है कि आप उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे की जो भी बातें हैं वो सब कॉमन है, वो आप कहीं से भी देख लोगे हो जाएगी, बट अभी मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ कि बेसिक में बहुत लोग फंसते हैं। मैंने बहुत मेरे दोस्तों को फंसते देखा है और बाद में बेसिक प्रिपेयर करके उनको निकलते भी देखा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बेसिक पे ध्यान देना, बेसिक अगर आपके अच्छे होंगे ना तो आप हर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, क्योंकि देखो एडवांस क्वेश्चन है ना, बेसिक से डिराइव्ड हुआ है, तो आप अगर एडवांस पे प्रिपेयर करते रहे और बेसिक क्लियर नहीं है ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब चलो जो PPT है उसके हिसाब से चलते हैं कि जो इंटरव्यूज रिसोर्सेज है, तो आपको देखो बुकलेट भी मिलती है और टीचर्स की यूट्यूब लिंक्स भी है। तो जनरली देखो यूट्यूब लिंक्स मार्गदर्शन देगा ही, तो उसके भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका एक रिसोर्स मत रखो, 2 से 3 रखो। लेट से अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है 120 डिग्री 180 डिग्री का फेज शिफ्ट में 3 फेज कन्वर्टर में जो जो कंडीशंस आती है, तो उसके एक सोर्स से नहीं 2-3 सोर्स से पढ़ लो तो आपको मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, तो आपको वो अच्छे से याद जाएगा। और जो भी बेसिक्स है लाइक आपके जो सिंगल फेज के कन्वर्टर्स उनकी वेव फॉर्म्स और इक्वेशन, वो सब आप सिंगल सोर्स कोई भी यूज कर लो, सब बेस्ट है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लाइक कन्वर्टर्स के, जैसे बक बूस्ट कन्वर्टर्स, फिर हाँ जैसे मेरे को बाकी इंटरव्यू में बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में पूछा था कि उसकी वेवफॉर्म्स डिराइव करो, और मतलब वेवफॉर्म्स बना के दो और उसकी डेरिवेशन लाओ कि हाँ ये कैसा है, क्या क्या चीजें हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना कि आप जब भी कुछ डिराइव करो उसमें एजम्पशन बताते चलो कि हाँ मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ। फिर NPTEL रिसोर्सेज आपके पास है, तो ये सारे रिसोर्स आई थिंक मार्गदर्शन प्रोवाइड कर ही देगा, उसमें कोई वो देखने वाली बात नहीं है। फिर सब प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ मशीन, तो जैसे हमने बात की कि आपको जो भी चीज आपको इंडस्ट्री के हिसाब से चलना है, कि आपके क्वेश्चन है वो इंडस्ट्री के हिसाब से फ्रेम होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आप लोग को सबको मशीन्स तो आते हो क्योंकि आप सब इलेक्ट्रिकल वाले हो, तो हमें पता है आपने एक डिफरेंस देखा होगा कि सिंगल फेज मशीन जो आपके घर पे कहते हैं सिंगल फेज मोटर होती है फैन, वो उसमें कैपेसिटर होता है व्हाइट कलर का इतना बड़ा इतनी साइज का, बट वही कैपेसिटर आपके पास 3 फेज मोटर में नहीं होता। किसी को आंसर पता है क्यों? नहीं पता कि टेंशन ना लो, बस ध्यान रख, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए। ओके, और वही केस 3 फेज में क्यों नहीं होता स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम? सिंक्रोनस स्पीड रहता है सर, जो रिलेटिव स्पीड करना नहीं होता वहां पर। सॉरी सॉरी सॉरी, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, वापस बोलना। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है सर, जो सिंक्रोनस स्पीड और फिर फील्ड स्पीड के बीच रिलेटिव स्पीड का सेल्फ स्टार्ट होता है। ओके, और अपना सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है? तो वहां पर सर रोटेटिंग सिंक्रोनस स्पीड डेवलप नहीं होता है सर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप ओ, एक्चुअली तो आप फील्ड जनरेट होते हैं सर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हम्म इसकी वजह से एक साइड नेटवर्क नहीं होते। हाँ, तो देखो जब भी आप आंसर बता रहे हो ना, तो फॉर एग्जांपल PSU में बहुत हेल्प करता है ये कि अगर आप उस फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सिंगल फेज में आपके पास कैपेसिटर होता है, 3 फेज में नहीं होता है, और मैं कहता हूँ कि इसमें ये सेल्फ स्टार्टिंग है 3 फेज और सिंगल फेज नहीं है, इतना बोल के मैं छोड़ सकता हूँ। बट आप अगर इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करो ना, लाइक के सिंगल 3 फेज में क्या होता है वो सेल्फ स्टार्ट इसलिए क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट सिंगल फेज में क्या होता है ड्यूअल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, तो अगर 2 डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहे हैं तो वो अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। अगर अपने आप को कैंसिल कर देंगे इसका मतलब कि वो मोटर है ना ऐसे ऐसे हैंग करता रहेगा। इसलिए आप कभी क्या करना कि मोटर में से कैपेसिटर हटा देना और बाद में उसको नोटिस करना, वो थोड़ा 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 ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा बट रोटेट नहीं होगा। बट अब एक बात बताओ, अगर मैं कैपेसिटर के बिना भी सिंगल फेज मोटर को चलाना चाहूँ तो चलेगा? यस सर, लेकिन स्टार्ट यस में सर, उसको चलेगा।
स्टार्ट में स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन उसको देना पड़ेगा एक डायरेक्शन में ताकि उस डायरेक्शन में वो मूव तो करे। पर्टिकुलरली अगर आपका ड्यूअल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो आप किसी भी एक डायरेक्शन में अगर आप फोर्स दे दोगे तो इनिशियल टॉर्क मिल गया उसे, इनिशियल जिस डायरेक्शन में टॉर्क दोगे उस डायरेक्शन में घूमने लगेगा, फिर हमें कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। बट हर बार हम घर पे ये तो नहीं करेंगे कि एक डायरेक्शन में घुमा के फिर उसे छोड़ दें, ये नहीं करेंगे ना, इसलिए हम एक कैपेसिटर दे दें ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क हमारा जनरेट हो, और बाद में अगर हम कैपेसिटर निकाल लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आपकी बेसिक्स है वो क्लियर रखो कि अगर सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो क्यों नहीं है, और थ्री फेज है तो क्यों है। तो आपको अगर थ्री फेज है तो क्यों है उसका अगर रीजन आपको पता ही होगा कि पीएसबी में मिल जाएगा कि अगर आपकी जो टॉर्क अगर आप 0 60 सॉरी 0 30 60 90 180 इन सबका आप अगर फेजर बनाते हो तो आपको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। फिर स्क्रीन शेयर करना। यस अम, यस, एक मिनट। फिर सर जैसे कि पीडीएफ्स का, राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरव्यूज इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच सर। हाँ, तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, ये मार्गदर्शन वाले आपको एक पीडीएफ शेयर करेंगे, उसमें आपको सारे टॉपिक्स वाइज मिल तो जाएंगे, बट मैं ये कहूँगा कि देखो हमें आपको पता है कि पावर सिस्टम में क्या है, मतलब कितनी लेंथ है। अगर हमारा देखो इलेक्ट्रिकल सिलेबस सबसे बड़ा होता है क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं गेट में। अब आप 12 के 12 सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ तो नहीं सकते, उसमें भी आपको एक कंसाइज वे चाहिए होगा, कंसाइज ये चाहिए होगा कि उतने में ही आपको पढ़ के जाना है। तो बेसिकली अगर हम पावर सिस्टम को उठाते हैं, पावर सिस्टम में क्या होता है कि आपका जैसे शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है वो जनरली पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में फॉर एग्जांपल कि सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा होता है। तो आपको डेरिवेशन तो आपको कोई याद ही हो क्योंकि आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है, तो आपको डेरिवेशन बताओगे तो उसमें कंपेयर कर लेना कि ठीक है अगर मैं लाइन जनरेटर के पास हूँ तो सबसे सीवियर कंडीशन किस में होगी, टर्मिन सॉरी ट्रांसमिशन स्टेज पे हो तो वहां पे कौन सी होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हो तो कौन सी होगी। तो उसके हिसाब से आपकी सीवियरिटी आती है। तो लोड फ्लो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस वो देख लेना। फिर लोड फ्लो एनालिसिस इतना काम का नहीं है क्योंकि देखो इंटरव्यूज में क्या है उनको ओरली पूछना है। अगर लोड फ्लो एनालिसिस की जगह मैं बात में कहूँ तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बात में आपको एक पेपर दिया जाता है, आपको उसमें रिटर्न करके सारा एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो बात वाले जितने भी डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस आपको आती है वेल एंड गुड, बट डेरिवेशंस का मतलब भी समझ लेना कि इसमें क्या चीज आपने इग्नोर की और क्या चीज अज्यूम की है, तो ये ध्यान रखना। तो पावर सिस्टम में आपको बेसिकली शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, फिर वोल्टेज स्टेबिलिटी एनालिसिस, और जनरली तो मैंने जहां तक देखा है तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में बहुत क्वेश्चन आते हैं और उसी में आप उनको बहुत घुमा सकते हो क्योंकि आपका बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ जो कहते हैं इंटरव्यू है वो अगर 30 to 40 तक चला जाए ना, पीएसयू 30 to 40 सॉरी पीएसयू क्या बात में, तो 40+ या 45+ चले जाए तो बेस्ट है। तो उसमें आपके शॉर्टलिस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको इंटरव्यू जैसे ड्राइव हो रहा है समझ में आ जाएगा कि हाँ हो रहा है आपका। बट उसी जगह आप अगर पीएसयू में कहूँ तो 20 to 25 मिनट्स है वो सफिशियंट होता है। तो आईएससीएल में मेरा 25 मिनट्स का था, हो जाता है उसमें। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है अच्छा जा रहा है और हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से आप अपने आप को फ्रेम कर सकते हो कि ठीक है अगर अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसे और अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हो कि जो जो आपको टॉपिक्स आते हैं आप अपने आंसर में वो वर्ड फ्रेम कर दो ताकि वो उसी में से और क्वेश्चन पूछे। ठीक है, फिर एक मिनट आप सर, एक अगर मिनट पावर मुझे, मैं हाँ यस, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, राइट। शॉर्ट सर्किट एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना क्योंकि जनरली मैंने देखा कि शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में पूछते हैं कि सबसे सीवियर कौन सा है जनरेटर साइड में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। तो ये जनरली क्वेश्चन बहुत ही मतलब पूछा जाता है। फिर पावर सिस्टम में आपको ये पूछा जाएगा कि अगर आपको एनालिसिस करनी है किसी चीज की तो आप वोल्टेज की स्टेबिलिटी की एनालिसिस कैसे करते हो, ट्रांजिशन की कैसे करते हो। फिर आपको जनरली यहाँ फोल्ड्स पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि फोल्ड एनालिसिस है तो लेट से आपने 2020 के बाद से एक पैटर्न नोटिस किया होगा, 2018 या 2020 के बाद से एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके सर्किट ब्रेकर्स के एक पर्टिकुलर पोजिशन में हैं तो अगर मैं सर्किट ब्रेकर 1 को अगर ऑफ करना चाहता हूँ तो 2 को 2 पहले ऑफ होगा या 3 ऑफ होगा, वो पूरी एनालिसिस है। आप कहते हैं गेट के प्रीवियस ईयर पेपर से देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। फिर जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर के जो फॉल्ट्स होते हैं तो उसको आप अगर प्रिवेंट करें तो आप क्या क्या यूज करते हो। फिर ओवर करंट प्रोटेक्शन हैं। फिर हाँ फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स है लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये सब चीजें भी आप एक बार नोटिस कर लेना। ठीक है, कि ये सारी चीजें काम की होती है। और अगर आप इंडस्ट्री एप्लीकेशन से देखो तो जनरेटर प्रोटेक्शन बहुत ही मेन है। जनरेटर प्रोटेक्शन इसलिए मेन है क्योंकि सबसे महंगा आइटम आपका जनरेटर ही होता है पूरे जनरेटिंग सिस्टम में, इन टर्म्स ऑफ मतलब इंडस्ट्री को कंपेयर करें क्योंकि आप जो भी इंडस्ट्री में जाओगे
वहाँ पे जनरेटर मेन आपका फोकस होता है, क्योंकि वो इतना महंगा होता है कि उसके प्रोटेक्शन पे बहुत बहुत खर्चा होता है। लाइक जनरली हम जो ट्रांसफॉर्मर्स में ऑयल प्रोटेक्शन यूज करते हैं, बट अब इंडस्ट्रीज में जनरेटर के पास जाओगे तो जनरेटर में ऑयल प्रोटेक्शन ऐसा कुछ यूज नहीं होता। जनरेटर में आपको कहते हैं जो गैस होती है उसकी प्रोटेक्शन होती है। आई थिंक H2O की, सॉरी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसकी एक पर्टिकुलर गैस पास की जाती है, तो गैस के थ्रू गैस सर्कुलेट होती है और वो उसे कंटिन्यूस कूलिंग देती है। तो उस वजह से हम प्रोटेक्ट करते हैं। फिर बस बार जो प्रोटेक्शन है वो काम के हैं। फिर हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि लाइक फेरेंट इफेक्ट क्या होता है। तो फेरेंट इफेक्ट आपको पता ही है कि सोर्स का वोल्टेज जो है उससे ज्यादा लोड का वोल्टेज हो जाएगा। अब वो क्यों होता है तो उसकी भी एक पूरी मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो एक पढ़ लेना कि क्यों होता है फेरेंट इफेक्ट। मुझे बाद में पूछा गया था कि मतलब ये कंडीशन क्यों होती है और ये अच्छी बात है या बुरी बात है। लेट से मैं आपको सिंपली कहूँ कि अगर आप 10 वोल्ट जनरेट कर रहे हो, लोड में आपको कहते हैं 20 वोल्ट मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है। मतलब हमें हमारी तो अच्छी बात है ना कि अब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोर्स वोल्टेज। तो इसको आपको डिफरेंस समझा देना है कि ये दिखने में जो चीज है वैसा नहीं है, इसमें कैपेसिटेंस की वजह से जो जो कंडीशन आती है वो आपको एक्सप्लेन कर देनी है। और ये क्यों हाई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में होती है, शॉर्ट में नहीं होती, और ये सारी चीजें आपको इजीली एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ऐसे सॉर्ट टॉपिक्स पकड़ो जिसमें आपको पता है कि हाँ यहाँ पे आपको पकड़ा जा सकता है, और जो इजीली एक्सप्लेनेबल होते हैं वो PSU में पूछे जाते हैं कि हाँ आपको ओरली एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे टॉपिक्स तो देख ही लो। फिर अगर हम मशीन्स में जंप करते हैं तो आपको जनरेटर मतलब वर्किंग सबकी पढ़ लेना। लाइक जनरेटर है, DC मोटर, फिर AC मोटर्स, इन सब की वर्किंग प्रिंसिपल पता होने चाहिए। क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल ऐसी चीज है कि जैसे आप अभी आप लोगों ने बताया कि ड्यूअल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ इसको वर्किंग प्रिंसिपल इस चीज का पता है। तो अगर मैं इसको कुछ टास्क देता हूँ कि लाइक इसमें ये चीज करनी है मुझे, तो ये बंदा कर देगा। तो उस माइंडसेट से चलो कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल सबके पता होने चाहिए, चाहे कोई भी स्विच गेयर्स क्या होते हैं, फिर स्विच गेयर के प्रोटेक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पावर सिस्टम में आराम से मिल जाएगी। ठीक है, फिर रिन्यूएबल्स एनर्जी इतना काम का नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल साइड इतने क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए। बट जैसे जैसे आपको पता होगा कि जो PSUs हैं वो रिन्यूएबल्स के साइड शिफ्ट हो रही है, तो बेसिक बेसिक पढ़ लेना है। लाइक कि सोलर पावर है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, लाइक बहुत कम होती है सोलर पावर की। और अगर हम लेट्स से अगर आपको वर्चुअल सिनेरियो दे दे कि सहारा डेजर्ट को अगर हम सोलर पैनल से भर दे तो क्या सीवियर मतलब कंडीशंस हो सकती है, ये एक GT का टॉपिक आप कर सकते हो। ठीक है, तो उस वे में आपको प्रिपेयर भी रखना है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं रिन्यूएबल साइड आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो अभी अकेले अवॉइड अवॉइड भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है रिन्यूएबल साइड। फिर अभी अगर सर हम हम लोग मूव ऑन करते हैं, जैसे कि ये जो PDF है ना, ये PDF हम्म, गाइस आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, ये देखिए सारी के सारी PDF आपको कहाँ मिलेगी, मार्गदर्शन के ऐप पर मिलेगी। तो गाइस आप सभी लोग मार्गदर्शन का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इवन आई वुड बी शेयरिंग इन आर पेड बैचेस, पेड बैच का जो ग्रुप है फॉर बार्क एज वेल एज HPCL, इसमें मैं आपको लोगों को शेयर कर दूंगा, ये PDF शेयर हो जाएगी आपको। अब सर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है हमारा, जैसे कि एक मिनट दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई, राइट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड बार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गाइस जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस है और बार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सर हम लोगों ने आपने जब डिजाइन करी थी, मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ बच्चों को। यस, तो गाइस ये सर इसके बारे में बता दीजिए, जो ये PDF है पूरी इंटरव्यू की विद आंसर, जैसे कि फेरेंटी इफेक्ट आपने बार्क में आपको पूछा गया तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये रखा है। फिर वाई कैपेसिटर्स वर्क ऑन AC ओनली, सारे के सारे विद द आंसर्स हमारे पास में ये PDF अवेलेबल है। अब ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये हेलो। हमारे मार्गदर्शन के ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है ये PDF। एंड इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, काफी स्टूडेंट्स ने इसका यूटिलाइजेशन किया है एंड दे हैव गॉट इनटू द PSUs। Okay, over to you, Spencer. Please continue. Yes. तो बेसिकली आप ये PDF एक बार पढ़ लो। देखो मैं इतना PDF को इसको एक बार रेफर कर लो। ठीक है, PDF को पढ़ने के बाद अगर आपको इसमें कुछ डाउटफुल रहता है कि ये क्वेश्चन है, इसको मैं इस तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन तो आती हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है। अगर सही में मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कि मुझे नहीं आता, स्किप मत करना।
गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, बट क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि ये देखो प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन है, और आस्क क्वेश्चन में कभी भी सुरेश, ठीक है, ओके, सुरेश यादव कह रहे हैं ग्रुप टास्क के बारे में बताइए करके, नेटवर्क तो स्टेबल नहीं हो रहा है। देखो इन बता दिया, अगर आपको जीटी में क्या होता है, ग्रुप टास्क, तो वो नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स जीटी में, जीटी और जीडी में बहुत मिले थे, लाइक, और पीआई में भी मिल गए थे, हाँ। तो ये होता है कि जीडी जीटी में क्या करो, ट्राई करो हमेशा कि पहले दूसरों की बात कंप्लीट हो जाने दो, फिर अपना पॉइंट रखो, और ट्राई करना कि उसकी बात को थोड़ा काट सको, तो लाइक उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक है, कह दो कि हाँ योर पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड, बट आई थिंक लाइक इफ यू डू इट इन दिस वे दैट इट विल बी मोर इफेक्टिव, तो आपकी बात में थोड़ा सा अगर लेवेज हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको शाम में तो मिल ही जाएगा। सो लेट्स से अगर हम अभी टॉपिक्स की बात कर ले, तो यस, बेसिकली हाई वोल्टेज आप अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हाई वोल्टेज में इतना ज्यादा वो डीप में नहीं घुसते, वो आपको बेसिक्स में पकड़ेंगे, बेसिक में भी मशीन्स में पकड़ते हैं, लाइक डीसी मशीन। लोगों को है ना, ये जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो जनरली याद नहीं होते, भूल जाते कि इसके बाद क्या स्टेप्स था, वो भूल जाते, बट उसको आप स्कीप मत करना, वो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बहुत सही होते हैं। तो आप हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। पावर क्वालिटी याद रखना, पावर क्वालिटी बहुत मेन है बार्क वालों के लिए, तो सबसे ज्यादा बार्क में पावर क्वालिटी उनको पता नहीं क्या है, बट उनको बहुत प्यार है पावर क्वालिटी से, लाइक वोल्टेज से एक्सवेल। फिर हार्मोनिक्स में वो बहुत ही डीप में घुस सकते हैं मेरे टाइम पे, तो कि लाइक अगर सेकंड हार्मोनिक्स है तो आप एक काम करो, ट्रांसफॉर्मर बनाओ, और इसमें कौन से लाइक एबीसी होते हैं हमारे पास, तो जीरो में या फिर वन में, मतलब किस में आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये सारे इसमें बहुत डीप में जाते हैं कि आपको जो मिटिगेशन टेक्निक्स है वो आप कौन सी यूज कर सकते हो, और उसमें कौन सी इफेक्टिव रहेगी, इसमें आप ज्यादा आप अपना हार्मोनिक्स को सप्रेस कर सकते हो, ये सारी चीजें पूछते हैं। पावर फैक्टर करेक्शंस में आपको देखो पीएफसी साइड, तो आप अगर ईवी साइड जाओगे तो ज्यादा काम का है, वरना पावर फैक्टर करेक्शन इतना अभी के लिए काम का नहीं है, क्योंकि हम जनरली कैपेसिटर्स के थ्रू पावर फैक्टर करेक्शन कर देते हैं। बट एक बात पूछी जा सकती है कि लेट से हमेशा हम कैपेसिटर ही यूज करते हैं या इंडक्टर यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर करेक्शन में, तो आप कह सकते हो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर करेक्शन जनरली क्या होता है, आपको यूनिटी रखना है, अगर वोल्टेज, अगर आपको जो पावर फैक्टर वो लीड जा रहा है तो लैग करना है, लैग की तरफ ले जाना है, और लैग जा रहा है तो लीड की तरफ ले जाके सेंटर में यूनिटी भी मेंटेन रखना है, ये आपका मेन काम है, ठीक है। तो यस, आप उसी में अपने आप को ट्राई करवा सकते हो कि हाँ ठीक है, इस जोन में हम जा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं जनरली कहूंगा अवॉइड करो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना काम का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोई नहीं पूछता, किसी मैंने आज तक अपने सारे इंटरव्यूज में कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्वेश्चन देखे नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स को मत छोड़ना, ट्रांसफॉर्मर्स को पकड़ के रखना, उसकी टेस्टिंग एफिशिएंसी, उसकी जो भी वर्किंग प्रिंसिपल्स है, कूलिंग टेक्निक्स है, फिर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, सारी चीज ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन की देख ही लेना, ठीक है। ये दोनों काम के हैं, क्योंकि हमेशा, और अगर आपको देखो बेसिक्स में वो लोग डीसी मशीन और उसमें बजाते हैं, डीसी मशीन में और ट्रांसफॉर्मर घुस जाते हैं, बट अगर आपको थोड़ा और एडवांस जाना है तो वो फिर सिंक्रोनस मशीन पकड़ते हैं, उसके वेव फॉर्म्स, फिर उसके फेजर्स, ये सब पूछ लेंगे आपको, ठीक है। ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। जैसे कि आपने इतना सारा तो सब डिटेल में बता ही दिया है सर, मॉक इंटरव्यूज के ऊपर में चलते हैं हम लोग कि मॉक इंटरव्यूज कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट को देने के लिए। इसके ऊपर में सर आइए कि जैसे कि मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि हमारा पेपर निकले। तो मॉक इंटरव्यूज का क्या फायदा है और क्यों देना चाहिए? देखो मॉक का मैं ये कहूंगा कि देखो इसमें मॉक में मैं दो पार्टीशन करवाऊंगा, कि लेट से जो मॉक देने वाले ना, वो मैं ये कहूंगा कि ऐसे सर को प्रेफर करो जो ज्यादा आपको ग्रिल करे, वो बार्क वाला कोई भी ऐसा फैकल्टी, या फिर उन्हें पहले ही कह दो कि सर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो ज्यादा डीप में हो। तो बार्क वालों में ये हेल्प इसलिए करता है क्योंकि बार्क में ये मेंटेलिटी रहती है उनकी जनरली कि आपको एक क्वेश्चन पकड़ा है, ठीक है, उसके आप और डीप में जाएंगे, फिर अगर आप उसमें कुछ गलती की तो आपको करेक्ट नहीं करेंगे, उसमें और एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको और पकड़ेंगे। अगर आपने अपनी ईगो पे ले लिया कि नहीं मैं तो सही हूँ, तो वो आपको इतना ग्रिल करेंगे, आपको एक पॉइंट पे आके फटी कितना आ जाएगा आपको, कि समझ में आ जाएगा कि यार मैं तो हार चुका हूँ, वापस जाने में आप वो कर नहीं पाओगे। तो जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा कि नहीं, यहाँ पे मेरी गलती एक्सेप्ट करके वापस बैक चला जाएगा, वो सेफ जोन में चले जाएगा, बट जिसने ईगो पे ले लिया फिर वो बहुत नीचे तक खींचते हैं। तो बारहवीं वाले इंटरव्यूज में ये कहूंगा उस मॉक वाले पर्सन को लो, क्योंकि मॉक ऐसी चीज है जो आपको मेंटली प्रिपेयर रखते हैं कि ठीक है ये मेरे साथ पहले हो चुका है, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है।
तो वो मॉक ये ज्यादा जनरली आपको हेल्प करता है कि जैसे मॉक इंटरव्यूज हम क्या करते थे हमारे टाइम पे, तो ऐसी कोई बैच नहीं होती थी, तो हम तो दोस्तों के बीच में कर लेते थे कि ठीक है तू मुझे क्वेश्चन पूछ, एक बार हम अपना इंटरव्यू देते हैं, एक हम सामने वाले को इंटरव्यू देते, तो उसमें क्या होता है कि जितनी मेरी नॉलेज है उतनी उसकी नॉलेज है, तो उसमें हेल्प करता है, वो मेंटली प्रिपेयर करता है। बट जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो ज्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास आते हो तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि ठीक है कि यार अगर इस चीज को मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, ठीक है, तो वो आप हेल्प कर सकते हो। तो मैं जनरली कहूंगा कि जो भी बाहर वाले हैं वो ऐसे कोई फैकल्टी प्रेफर कर लेना जो आपको ग्रिल करे, कि अगर आप गलत हो तो सही ना करे, अब वो और उसमें और ले जाए, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। एचपीसीएल वालों को कहूंगा कि इस जोन में जाओ जहाँ पे जो फैकल्टी आपको उस पॉइंट पे करेक्ट करे कि नहीं ये चीज होती है, इसके आगे तुम प्रिपेयर करो। और वैसे इंटरव्यू और उस फैकल्टी को लेना जो उस वे में ड्राइव करे कि लेट्स से आपने कुछ एक आंसर दिया, उसमें आपको एक पॉइंट उठाएगा और उससे और ड्राइव करेगा, ना कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कंटिन्यूस जंप मारते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो चीज़ है बार के लेवल की। बाद में मैंने नोटिस किया कि उनका कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर सेट नहीं होता कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, चला थोड़ी देर, और उनका मन नहीं किया कि इसमें कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो नहीं रहे अपने हिसाब से, तो वो दूसरे सब्जेक्ट में जंप कर लेंगे। बट पीएसयू में क्या होता है, आपने सब्जेक्ट बोल दिया, वो उस वे में जाता है कि जिस वे में आपने आंसर दिया उसी में से आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स किया जाता है। तो मैं ये कहूंगा अगर आप मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि इस सिचुएशन में अगर मैं फंसता हूँ तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। चलो आपने एक मॉक दिया, आप फंस गए, समझ में आ गया, दूसरे मॉक में आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है यार मैंने प्रीवियसली ये मिस्टेक की थी, अब नहीं करी है, मैं अब मैं इसे इस डायरेक्शन में मोल्ड कर सकता हूँ। मोल्ड करने के बाद आप लास्ट में रिव्यू ले लो कि सर मेरा कैसा गया, तो वो बता देंगे कि हाँ ओवरऑल ये मिस्टेक थी और ये पॉजिटिव प्रोस थे कि आपने इस बात पे रिएक्ट नहीं किया। जनरली हम दोस्तों के बीच में करते थे बट इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो हम अपने गाइड्स को या फिर किसी को पकड़ लेते थे कुछ टाइम के लिए, इस प्लीज करवा दो। जनरली कोई एग्री नहीं होता है बट हाँ हो जाता है कभी कभार। बट मैं कहूँगा अगर आपके पास अच्छी फैकल्टीज हैं, करवा कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा जाओ, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है अपना कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, वो बहुत हेल्प करता है। तो इट्स अप टू योर चॉइस, बट हाँ हेल्प कर बहुत करता सर मार्गदर्शन इसीलिए तो आया था ताकि हम लोग जब थे है ना आईआईटी है। कानपुर में, तब इसीलिए तो लॉन्च किए थे ताकि ये जो गैप था कि एक अच्छे फैकल्टीज जिन्होंने क्रैक नहीं किया है, मतलब इंटरव्यू के एक्सपर्ट्स बेसिकली कहीं पर थे नहीं, तो हम हम्म लोगों ने यही सोच के तो मार्गदर्शन को लॉन्च किया था कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है उनको लेकर आते हैं मार्गदर्शन के प्लेटफॉर्म पर, एंड वो लोग आप सभी लोगों का मॉक लेंगे। तो उसमें क्या होता है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ मॉक देने में उतना फील नहीं आ पाता है हम्म। और कि उसमें दिक्कत ये है कि फ्रेंड्स जितना नॉलेज तुम्हारे पास है उतना ही फ्रेंड्स के पास, या तो उससे कम भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल उस नया वो एक लेवरेज नहीं मिलता है। और मैं इतना कहूंगा कि आप देखो, अगर यहाँ पे आए हो आप मॉक ले रहे हो तो अपना पहले क्लियर कर देना कि सर मुझे ऐसी फैकल्टी दे दो जो मुझे इस डायरेक्शन में ट्राई करे, सर मुझे ऐसी फैकल्टी दे दो इस डायरेक्शन में ट्राई करो, मैं उसका अपने लेवल पे अपने हिसाब से वो इंटरव्यू को समझ सकूं कि ठीक है मेरा क्या जोन में जा रहा हूँ मैं। अगर फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर बार में अगर क्या होता है आप फंस रहे हो, तो आप अपनी ईगो पे ना लो, बैक करके आप वापस ठीक है उनको रिस्पेक्ट करके वापस एक जो भी जोन है वो मेंटेन रखो, तो उस हिसाब से आप अपना बाइफर्केशन देख लेना, ठीक। श्योर। ओके, तो सर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो गाइस अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं सर से। सबको चांस है, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, वन बाय वन आइए। एंड उसके पहले मैं आप लोग को बताता हूँ गाइस, हम लोगों ने बार की परमाणु बैच लॉन्च कर दी थी, तो आप लोग हमारे इस परमाणु बैच में एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन लिंक। इसका लिंक है जहाँ पे आपको टेक्निकल अप्रोच, 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल फीडबैक, पीआई, इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल, 1-on-1 कंसल्टेशन, ये सारा का सारा मार्गदर्शन आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एंड गाइस बेहतरीन ऐसे एक्सपर्ट्स प्रिंस सर के जैसे एक्सपर्ट्स के साथ आप लोग को मॉक देने का मौका मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीक फिर से मॉक लेंगे ये, तो आप आइए, एनरोल करके आइएगा एक बार जरूर। प्रिंस सर आप इनके मॉक लीजिएगा, ठीक है। 10 जितने भी 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट, एक एक मॉक भी आप ले लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस इन्हें काफी हेल्प करेगा। मैं श्योर। देखता हूँ, टाइम कंस्ट्रेन है बट देखता हूँ मैं, मतलब टाइम मिलता है तो डेफिनेटली देखते हैं। एक्चुअली ही इज करेंटली इन इंटेल, राइट, तो ही इज अच्छा है, इनका टाइम कांस्टेंट है, वो नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट सब चलता है उनका। अ गाय जो यूएस के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। कोई भी गाइस आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, ओपन। यस, कैरी ऑन। वीडियो ऑन कर लीजिएगा सारे, मैं आपको दे रहा हूँ परमिशन दे दिया वीडियो ऑन की। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड मोहम्मद आमिर। Hello. हाँ हाँ यस। हेलो।
Sir, what will be the best answer if a guy have suppose he completed his BTech in 2021 and he's going to face interview in 2024. So what will be the best answer for year gap? I तो mean, देखो, आपका अगर 2021 में आपका बीटेक पास आउट हुआ है और आप 2024 में इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपने बेसिकली क्या अभी तक के लिए मैं इनफॉर्मली इतना जानना चाहूंगा, आपने क्या क्या था इतने 3 साल प्रिपेयर कर रहे no, sir, थे? no, 1 year I have worked as a graduate engineer trainee in Tata Projects Limited, and हम्म। after that I resigned and then prepared for that हाँ and तो आप PSOs. हाँ तो आप ये सिंपली बता सकते हो कि लेट्स से मेरा वर्क एक्स इतने टाइम का है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट कर सकते हो कि मेरा इतना वर्क एक्स है। और वो देखो, अगर आपका वर्क एक्स है ना तो और बेनिफिट करता है कि आपने अगर टाटा पावर कंसल्टेंट में काम या जावा भी टाटा पावर में काम किया है, तो वहाँ पे आपको हेल्प करता है कि आपको इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज है, तो उल्टा और वो आपको लेवरेज देता है। तो ये चीज़ तो छुपाने लायक होती नहीं है, ठीक है। ये Okay, चीज sir. ये चीज जितने शो करोगे उतना ज्यादा आपको और बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू दूसरे एस्पिरेंट्स। Yeah, one more thing. Okay. वन मोर थिंग सर, जैसे मैंने टाटा प्रोजेक्ट में वर्क किया था तो मैं प्रॉपर मुंबई मेट्रो में वर्क किया हूँ, तो वो मुझे मेट्रो से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या दोनों पूछ? देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पैनल में कौन आया। पैनल मेंबर है, उसको अगर मेट्रो के रिगार्डिंग लेट्स उसको प्रोटेक्शन के बारे में सब पता है, उसकी सप्लाईज के बारे में सब पता है, उसके ऑपरेशन के बारे में सब पता है, तो आपको उस डायरेक्शन में पूछोगे तो आपको उसकी नॉलेज तो होनी जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपने काम की तो नॉलेज तो आपको होगी। तो एक बार गूगल करके सारी जितनी माइनर डिटेल्स है, लाइक कि आप प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करते हो, आप उसको सप्लाईज कहाँ से दे रहे हो, उसके लिए आपकी जनरेशन प्लांट कौन से दे रहे हो, मतलब लाइट मुंबई में अगर आपको आप पावर दे रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट से सप्लाई ले रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पास में कोई जनरेटिंग स्टेशन भी हो। तो ये सारी जो माइनर डिटेल्स है वो सारी पकड़ के रखो। फिर प्रोटेक्शन में आप क्या क्या यूज करते हैं कि लेट से इलेक्ट्रिकल साइड में जितने भी प्रोटेक्शन यूनिट्स है वो कैसे यूज होते थे। फिर जो मेट्रो है उसमें मोटर कौन सी यूज हो रही थी, डीसी हो रही थी, अगर डीसी हो रही थी तो वो ऊपर जो लाइन में डीसी पावर आ रही थी उसे डायरेक्ट यूज हो रही थी, या फिर हम नीचे जनरली 3 फेज मोटर आजकल यूज होने लगी है, तो 3 फेज मोटर यूज हुई तो कौन सा कन्वर्टर यूज हुआ था, अंदर क्या सर्किटरी थी, बस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो और उसको भी एक्सप्लेन कर सकते ओके हो। ओके। जनरली जनरली रहता है। अगर एक्चुअली वो मैं प्रॉपर मैनेजमेंट वर्क में था, वहाँ पे हो टेक्निकल का उतना ये था नहीं, तो ठीक है मतलब ना। वो तो देखो, सारा सर वेंडर ये सब करते हैं ना, वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर। तो उस देखो उससे मैं ये कहूंगा इतना हाँ, ये देखो मैनेजमेंट साइड गए हो तो ये थोड़ा डीमेरिट रहेगा, क्योंकि आप अपना वर्क एक्स का वो कुछ बेनिफिट ले नहीं सकते। बट आप एक काम कर सकते हो कि उसके बारे में पढ़ तो सकते हो ना अपने एंड पे, तो अपने एंड पे पढ़ लो कि ठीक है, हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते थे। और आप ये कह सकते हो कि मैंने अपने उस फ्रेंड से ये पूछा कि जो इलेक्ट्रिकल साइड काम कर रहा था, उससे मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहता था कि क्या बिकॉज क्या आई वाज यूज। मेनली इन प्लानिंग इंजीनियर मैं समझ गया, बेसिकली। आपका इलेक्ट्रिकल साइड इतना काम नहीं था, बट आप ये कह सकते हो ना इंटरव्यू में कि लेट से, वेंडर से डील ये सब करना मेरा वर्क था ज्यादा। बट वो हेल्पफुल नहीं रहेगा ना आपको ओके इंडस्ट्री साइड। तो आपको ये बता ओके देना सर। है कि मैंने अपने फ्रेंड से भी कांटेक्ट में रहता था जो इलेक्ट्रिकल साइड काम करते थे, तो ये चीजें होती थी, आप उस वे में उस डोनर में ले जा सकते हो उसको कि ओके हाँ। अंडरस्टूड। ठीक है, तो वर्क थैंक यू एक्स सर। है, उसमें आपको हार्ड देखो, अगर मैं इतना कहूंगा 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू हो तो आपको हार्डली 5 से 10 मिनट ही खींचेगा आपको वर्क एक्स से, बाकी तो उसको जो क्वेश्चन पूछना है उसी में जाएगा। ओके ओके। Sir, हम्म। so when they ask us, tell me about yourself. We should tell what project did we done in fourth year. Should हाँ we mention उसमें that? हाँ उसमें से जनरली फोर्थ ईयर के कुछ आपको अगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो उसके बेसिकली 2 रीजन है। वो पहले ये समझा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी उस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर वो इलेक्ट्रिकल साइड का था तो वो अगर आपको उसको पता चल रहा है कि आपने सिर्फ प्रोजेक्ट कॉपी मारा है, तो उसकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी लो हो जाती है और आपकी थोड़ी सी जो इमेज है वो भी लो हो जाती है। तो अगर आपने नहीं किया था जेन्युइनली, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी उसके बारे में पढ़ के जाओ और उसे ऐसे एक्सप्लेन करो कि आपको सारी नॉलेज है। भले आपने काम किया नहीं किया वो दूसरा टर्म है, बट आपको उसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज हो कि क्या है और उसके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस क्या है, कि आपने जो किया उसमें क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द मार्केट प्लेस। सुरेश यादव, आपको कोई क्वेश्चन है? सुरेश यादव, आपका हैंड रेज्ड है। Sir, I have 5 years gap, sir. तो I didn't do any job, nor nothing. I wasted time due to many distractions. So, देखो will it इतना, affect my interview? हाँ अगर आपने मतलब अगर 5 ईयर का वर्क गैप है तो कुछ तो क्या होगा ना, मतलब Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं मैं Um, पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया था, बस मैं वो पूछ रहा हूँ, टीचिंग करवाई थी या I'm कुछ? studying, sir. I'm studying, but I'm studying for the GATE exam and other exams.
ओके but due to some distractions, like I have gaming addiction, for example, हाँ in the देखो, initial years. हाँ तो देखो So that ये है ना, ये दो जगह आपको डीमेरिट देता है। गवर्नमेंट जॉब में भी डीमेरिट देता है और प्राइवेट जॉब में भी डीमेरिट देता है। हमारे यहाँ पे जैसे आईआईटी कानपुर में जब प्लेसमेंट्स होते थे, वहां पे भी इसने कोई एक मेरी फ्रेंड थी, उसका 3 इयर्स का गैप था, तो उसको भी उसमें डीमेरिट मिला था। तो मैं ये कहूंगा, इस डीमेरिट को आप ऐसे देखो, दिखाना है छुपाना है, मैं एट द एंड आपको कॉल करूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि छुपाना ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दिखाने से। क्योंकि अब देखो, जनरली कहते हैं कि सच दिखाओ, बात सही है, बट अगर आपने 5 साल दिए हैं गेट एग्जाम को और आप इस लेवल पे आ चुके हो, तो आपने कुछ तो गेन किया है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप टीचिंग साइड थोड़ा दिखाओ, तो कि मैंने टीचिंग मतलब जो बच्चों को क्लासेस लेता था, या फिर गाइडेंस के कुछ दिखा दो कि मैंने किसी को ये गाइडेंस में हेल्प की है, या गाइडेंस की मैं ये सेशन लेता था, ऐसा भी कुछ दिखा दो। क्योंकि 5 ईयर का गैप सही में बहुत ज्यादा होता है अगर आप दिखाओ। बट देखो, पीएसयू में इतना मैटर नहीं करता, पता है। वो लोग जनरली इतना खोल के नहीं देखते। अगर कोई देख लिया, जैसे मेरे 4-5 इंटरव्यूज में उन्होंने देखा नहीं था कि मेरा गेट इनके बीच में जो आईआईटी गांधीनगर में मैंने 1 साल दिया था, उसके बारे में हार्डली एक जगह पूछा था 4 से 5 इंटरव्यू के जगह पे, ठीक है। तो इतना कहूंगा कि वो लोग इतना माइन्यूटली नहीं देखते। अगर देख लिया है तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि आपने 5 साल क्या किया। क्योंकि देखो, 5 साल आइडियली गैप, देखो होना ना होना अपनी जगह है, बट अगर आपका है तो कुछ तो वर्क एक्स दिखाना पड़ेगा कि आपने कुछ किया था। आप देखो, अगर आपने प्रिपरेशन की, वेल एंड गुड, क्योंकि आपने 5 साल दिए बहुत, इसके लिए वो पेशेंस चाहिए। ऑनेस्टली दिल से कहता हूँ, 5 साल देना छोटी बात नहीं होती, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। बट अगर आपने दिए हैं तो ये कहूंगा कि वर्क एक्स सिखा दो कि यार मैंने ऑफ कैंप, मतलब ऑफ, जहाँ पे ऑफ रिकॉर्ड मैंने क्लासेस लेता था छोटे बच्चों की, या कुछ सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ भी कर रहा था, तब मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे, तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा कुछ दिखा दो। क्योंकि 5 साल का गैप दिखाना थोड़ा सा डीमेरिट दे जाएगा अगर वो पकड़ लेते हैं तो, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये करो। बाकी एट द एंड आपका कॉल है, मतलब मैं इसमें ज्यादा वो कह नहीं पाऊंगा, बट हाँ। okay, sir. सुरेश यादव, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज्ड है। Okay, so any more questions, guys? If no, so we will be ending and concluding the session, right? So just tell me once, any questions do you want to ask? जय सर, जीटी का ग्रुप कंटिन्यू चलेगा ना आज से? जीटी का आप टेंशन मत लो, ग्रुप टास्क, एचआर क्वेश्चंस, वो सब ग्रुप पे मैं बताऊंगा, है ना। आपने शायद अभी ओके अटेंड नहीं किया था वो वाला सेकंड सेशन वाज ग्रुप टास्क सेशन एंड टुवर्ड्स द एचपीसीएल ओरिएंटेशन सेशन। सो नो ओके प्रॉब्लम, एचपीसीएल का एक बार आप मतलब वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, ओके अभी ओके ओके वो देख लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, एचपीसीएल का भी हो जाएगा और बार टेक्निकल ऑफिसर का भी हो जाएगा। बाकी आप लोग के मॉक्स कंडक्ट करवाता हूँ, ठीक है, शाम से या फिर कल कल से आपके मॉक्स स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी सब लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, सब भाई तेरी प्रिपेयर। आवाज थोड़ी कट रही है, मतलब हाँ। सर नेटवर्क इश्यू तो है यहाँ पे। सब लोग प्रिपेयर हो चुके हैं ना गाइस? चलो, नहीं भी हुआ तो जिनको मॉक देना है वो लोग ग्रुप पे मैसेज कर देना, है ना। तो मॉक हम लोग करवा लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मैं एक लास्ट सीन, 1 मिनट दीजिए मुझे, लास्ट में मैं बताता हूँ। हाँ गाइस, तो आप सभी लोग, whoever is seeing this, whoever will be seeing the video on YouTube, so guys, we have launched Parmanu batch for BARC TOC interview preparation, as well as we will be launching it for BARC OCS interview preparation also for chemical, mechanical, civil and electrical engineering branches. What you will get in this course, you will be getting technical approach questions, mock interviews, personal one-to-one mock interviews, personal feedback after giving the mock interviews, one-on-one consultation, interview preparation material, PI interview preparation, and the most thing is guidance from experts like Prince sir and other experts as well, right? तो guys, आप लोग आइए और हमारे साथ में इस रिसोर्सेस का, बेसिकली हमारे मार्गदर्शन का फायदा उठाइए। अपना पैसा वेस्ट मत करिए, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट में जाकर एक ऑथेंटिक प्रॉपर क्वालिटी वाला प्लेटफॉर्म है मार्गदर्शन, सभी चीज आप लोग को प्रॉपरली मिलेंगी। आप लोग जाकर एनरोल कर लीजिएगा एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी लोगों को मिल रहा है। ओके, तो वन थिंग सर, एक एक चीज हम लोग को करना है, सभी लोग है ना अभी प्रेजेंट, राइट? यस सर प्रेजेंट। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग एंड